बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जो जमातें धांधली के बगैर जीत नहीं सकती वो एहतजाज कर रही हैं, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज भी किया और सिंध असम्बली के नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली के चुनाव के लिए वोटिंग कल होगी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जो है सिंध असम्बली के नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया, क्या कहेंगे? ये भी चलता रहेगा सिलसिला। जी। ये हुकूमत साजी का जो अमल है ये तो अभी चलेगा। शोर शराबा, एहतजाज असम्बलियों में जैसे होता है ना, डेमोक्रेसी नॉइजी होती है हमेशा, तो वो अभी चलेगा सिलसिला। लेकिन इसमें जो एक दो बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात हो रहे हैं वो ये है कि जो कौमी असम्बली जो हतमी रिज़ल्ट फाइनल जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किए हैं, तो वो ये हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो सीटें हैं, मुस्लिम लीग नवाज की जो सीटें हैं वो हो गई हैं 108। सही। अच्छा, इन 108 सीटों में जो हैं वो ख़वातीन की 20 सीटें भी हैं। सही। ठीक है। और 75 इसमें जनरल सीट्स हैं, 75। सही। और 9 आज़ाद मेंबरान शामिल हुए हैं और उसके बाद उनकी जो जनरल सीट्स हैं यानी 75 उनकी थी अपनी जी। 9 उसमें आज़ाद अरकान आए, 84 हो गई। अक़लियतों की 4 मिली और ख़वातीन की 20 मिली, तो ये जो हैं ये कौमी असम्बली में उनकी हो गई 108। ठीक है। अच्छा, अब उनकी जो इत्तेहादी जमात है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54 जनरल नशिस्तों पे आज़ाद उधर कोई नहीं गया। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज़ाद जो थे यानी जो असल में तहरीक इंसाफ के थे वो सारे नून में गए, पीपल्स पार्टी में नहीं गए। सही। और उधर गए कितने गए आज़ाद, उधर आज़ाद जो हैं वो गए 9। ठीक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी में जो उनके जनरल जो सीटों पे जीते वो 54 थे। आज़ाद कोई नहीं गया। अक़लियतों के 2 सीटें मिली, ख़वातीन की 12 मिली और इस तरह टोटल हो गई उनकी 68। सही। यानी टोटल नेशनल असेंबली में मुस्लिम लीग नून की सीट्स हैं 108 और जो पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी जमात है उसकी सीट्स हो गई 68। 108 और 68 को मिला लें तो ये बनते हैं 176, 176। यानी इनको सादा अक्सरियत मिल गई पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत से चंद सीटें ज्यादा हो गई। अब इन्हें एमक्यूएम की जरूरत नहीं। हुकूमत को, मेरी अभी मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हमें एमक्यूएम के लोगों की वोटों की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो हमारा एमक्यूएम के साथ मामला चल रहे हैं वो कितनी वजारतें कि मैंने कहा फाइनल कह रहे हैं अभी ठहर जाएं, अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है ना। तो ये अब देखना है कि एमक्यूएम अपनी कितनी वजारतें उसमें लेने में कामयाब होती है, क्योंकि ये तो अक्सरियत हो गई। पहले भी बात होती थी ना कि पीपल्स पार्टी पीटीआई से मिलेगी या पीपल्स पार्टी इधर जाएगी, मतलब 2 पार्टियां मिलेंगी तो हुकूमत, मतलब क्योंकि स्प्लिट मैंडेट था तो ये पीपल्स पार्टी आ गई अब मुस्लिम लीग नून के साथ। अच्छा, जो पीटीआई है जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसमें 81 उनके अरकान हैं। सही। अच्छा, उनकी 81 सीट्स हैं और उनकी मखसूस नशिस्तों का मामला तय नहीं हुआ, वो अभी तक ज़ेरे इल्तवा है। एमक्यूएम की 17 सीटें हैं, उसमें जो है वो एक अक़लियत और ख़वातीन की 4 मिल गई, उनकी 22 हो गई सीटें एमक्यूएम की। JUIF के 6 अरकान और 2 ख़वातीन, तो 8 हो गए उनके। मुस्लिम लीग काफ के जो हैं वो कुल सीटें जो हैं वो 5 हो गई हैं, ख़वातीन की 1 सीट और बाकी मिला के। लेकिन में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की जनरल सीटें जो हैं
वो 75 हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 81 हैं। तो अगर ये 9 अराकीन जो गए उधर आज़ाद, जी। ये 9 आज़ाद अगर नून में ना जाते तो उनकी 75 उनकी 75 थी, उनकी 9 जाने के बाद 84 हुई हैं, इनकी 81 है। अगर इनके पास 9 रहते ये लोग तो इनकी 90 थी। यानी अजीब और गरीब मामला है कि अगर आज़ाद अरकान 9 उधर ना जाते तो इंतखाबी नताइज के मुताबिक इनकी 90 सीटें थीं, फिर भी 90 सीटें थीं इनकी, तो 9 उधर गए तो उधर 84 हुई और अभी इनकी 81 हैं, यानी 84 और 81 का फर्क देखें आप, 3 का। और अब इनके पास अगर मखसूस सीटें आ गई तो वो भी कोई एक आध सीट आगे पीछे होगी नून से। तो ये एक अजब मामला है। और एक खास जगह पे जाके आजाद अरकान ने नून की तरफ जाना छोड़ दिया। नून भी 84 और 81 पे अटका हुआ मामला देखे ना, उनकी 75 थी। यानी जो हतमी रिजल्ट हैं, अगर आजाद उधर ना जाते तो उनकी 75 थी, इनकी 90 थी। तो ये अजीब एक मामला हुआ। तो 9 ने इधर से उधर कर दिया, लेकिन ज्यादा नहीं भेजा गया। आजाद ज्यादा नहीं गए, मतलब एक जगह पे जाके वो तादाद रुक गई। तो ऐसा नहीं हुआ कि नून मुस्लिम लीग नून की तादाद बहुत जनाब इधर से 50 लोग चले गए। ना ना ना, सबको अपनी जगह सब रुके हुए हैं, एक होता ना, सब होल्ड अपनी अपनी जगहों पे। अच्छा, अब ये पंजाब असेंबली का तो अलग मामला नहीं, मैं आपको मरकज का बता रहा हूँ। पंजाब में भी ऐसी ही कहानी है, मगर वो जरा उसके अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। अब ये अगर इनको मखसूस सीटें मिल गई, अगर ना मिली तो भी एक मसला, और मिल गई तो भी 81 लोग हैं। ठीक है। अच्छा, असेंबली को अगर चलाना है तरीके से और ज़्यादा उसमें हंगामा ना हो और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी और ज़ाहिर सवाल उठे हुए, तो सीटें मिल जानी चाहिए। लेकिन बहरहाल ना मिली तो भी मसला, मिली लेकिन जो हतमी नताइज आए हैं वो बड़े अजब हैं। इस तमाम जो कुछ हुआ है इलेक्शन में, उसके बावजूद, मतलब किसी ने तोते को, किसी ने बैंगन को, किसी ने वो जिता जुतू के जैसे तैसे करके उनकी सीटें आखिर में 75 और यानी ये 81 है ना, तो हाँ, तो 9 उधर चले गए, तो ये इसमें ये 90 होते हैं। अच्छा, अब जो है ये, तो ये बड़ी एक सोचने वाली बात है सारी जमातों के लिए कि भाई ये किस तरह के रिजल्ट आए हैं। हुक्मरान जमातें, और वो इसीलिए एक नया लफ्ज़ सुनने में आ रहा है, अक़लियती हुकूमत। अक्सरियती हुकूमत होती है, लेकिन 2 पार्टियों को मिलना पड़ा है। अच्छा, अब इसमें एक जो अच्छी बात आज जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो जब वो आज काफ़ी दिनों के बाद नज़र आए, एक तो ये है कि जिस किसी ने कभी ये मशवरा था या उनका अपना फैसला था कि वो ये जो मेडिकल शरीफ मेडिकल ट्रस्ट या जो भी उसका मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल, तो उसका जो कन्वेंशन, तो उसमें वो आए और उन्होंने बिल्कुल जो है वो नौजवानों के हवाले से और बहुत ही एजुकेशन के ऊपर बात करके वो आराम से, वो भी और मरीम साहिबा भी, कुछ सियासी बात वहाँ पे नहीं हुई। और ये दर्जा हरारत को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी था। उन्होंने बात भी की कि ये इस तरह से तल कलामी और कालबुली, तो एक उसके नतीजे में एक जैसे कहना चाहिए ना कि दर्जा हरारत एकदम से उधर ऊपर जो चढ़ा हुआ था, दड़ करके वो नुक्ता है इन जमात के करीब आ गए, सुकून चैन, क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत ही यानी एक होता है ना तल्ख, बहुत तल्ख माहौल को उन्होंने बिल्कुल कूल करके और वो गए, और वो बड़ा अच्छा लगा, उसका अच्छा मैसेज किया। लेकिन मसला ये, जब ये हो रहा था तो वहाँ टैपटास हो रहा था सिंध असेंबली के बाहर, ठीक है ना, और वो जो है वो बहरहाल शुक्र है कि उसमें भी बहुत मतलब हुआ तसादुम, धेंगा मुश्ती, ये भी इस तरह की होती है ना, WWF कुछ थे, उसने मारा, उसको गिरा दिया, उसको मारा, उधर गिरा दिया, बाकी पर्दे के पीछे जाके सब
तो ये उसमें कुछ जमातों के अलावा बाकी तो इसी तरह का था, जी। सड़कें वड़कें बंद, हंगामा। लेकिन ये है कि ये चलेगा सिलसिला। अच्छा, ये इसीलिए मैंने कहा ना जमहूरियत नॉइजी है। एक तो बात ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब की काबीना को हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो काबीना आएगी, छोटी होगी, मुनासिब उम्मीद है कि होगी, क्योंकि उसमें उन्हीं की जमात है अभी तक। ये भी हो सकता है पीपल्स पार्टी पहले मरहले पे आ जाए, ये भी हो सकता है मुमकिन। और अनवारुल्लाह काकड़ साहब को पेशगी मुबारक हो कि वो केयर टेकर काबीना से जब जाएंगे तो साथ ही वो पीपल्स पार्टी दरमियान में कहाँ ज्वाइन करेंगे किसी को नहीं पता, नहीं साथ ही चेयरमैन सेनेट बंदा हो तो किस्मत हो तो ऐसी हो आदमी। मतलब है वो एक ज़माने में वो था ना, मूछें हो तो नथु लाल जैसी मतलब किस्मत हो तो ऐसी हो। मतलब आदमी जो है ना, मतलब उधर से उधर जाके उधर से, और जब उनको पीपल्स पार्टी वालों को नहीं पता क्या होगा, कब आएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा, क्या केयर टेकर उधर जा सकता है, बस। अच्छा, ये थोड़े थोड़े अरसे की मोहब्बतें होती हैं। मैं कहता हूँ ये बड़े छोटे फ्लर्ट्स होते हैं, ये फ्लर्टिंग होती है, ये कोई इसमें कोई पक्के ताल्लुकात नहीं होते। ये जब हुआ ना, जरदारी साहब अभी तशरीफ ला रहे हैं ईवान सदर में, जब जरदारी साहब पहले आए ना तो ये हुआ, जरदारी साहब बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए। अच्छा, बिला मुकाबला कैसे हुए, ये बड़ा कमाल हुआ। जरदारी साहब के मद्दे मुकाबल जो है वो दो उम्मीदवार थे, सदारती उम्मीदवार 2008 में दो थे। एक थे मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने भी सदारती उम्मीदवार को खड़ा किया था, और वो थे मरहूम सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब। सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब थे, और जो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी सदारती उम्मीदवार खड़े हैं। जरदारी साहब के मुकाबले में दो भारी भरकम शख्सियत थी, सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम, और तीसरे एक तो वो हो गए, और जो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से सदारती उम्मीदवार जो जरदारी साहब के मद्दे मुकाबले खड़े थे वो थे मुशाहिद हुसैन सैयद। अब जनाब क्या हुआ कि कागजात, मैंने कहा ना एक फेज आता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई जरदारी साहब के मद्दे मुकाबले किसी की हिम्मत होगी कोई कागजात, मतलब जरदारी साहब खुद नहीं कर रहे थे, मतलब उनके जो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जो एसएम जफर साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात, वो जा रहे थे, रास्ते में कॉल आई तो कागजात वापस, इनके कागजात जमा नहीं होंगे कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए, जनाब पता नहीं कि इतराज लग गया, क्या हो गया, ठीक है। और थोड़े अरसे के बाद वही जो जरदारी साहब को मद्दे मुकाबल वो जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब से फारिग करें, भेजें, बादलिया बाल करें, ये करें, मेमो गेट आ गया, ये हंगामा, आगे पीछे दाएं बाएं, मियाँ साहब, मतलब ये इतने थोड़े थोड़े अरसे का होता है ना, थोड़े से अरसे में वो कैसे चीज़ें जाती हैं, क्या जाती हैं, क्या होता है। तो वो जो है ना, वो उसका कुछ नहीं पता। यहाँ पे जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है तो थोड़े अरसे के बाद, अच्छा थोड़े अरसे के बाद जो है, अच्छा सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब जाहिर है कि बहुत नफीस शख्सियत, तो वो गवर्नर भी रहे बाद में सिंध के, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे। तो वो थोड़े अरसे के बाद जनाब मेरे शो में हर टीवी चैनल वो बैठ के जनाब ऐसे है यूं फलाना, वो जनाब अदालत फुल एक्टिव इफ्तिखार चौधरी साहब की। अच्छा, जरदारी साहब जब आए थे तो जरदारी साहब गुडी कोई मसला ही नहीं है, डोगर साहब हैं, वो डोगर साहब थे ना, तो जरदारी साहब और क्या चाहिए, मतलब डोगर साहब उधर मौजूद हैं, जरदारी साहब उधर आ गए, मतलब है कि हर चीज पुरसकून, दपड़ क्या हुआ, कैसे क्या, ठीक है कुछ नहीं पता। उधर मिसाक हुआ, मिसाक के वो क्या था, ये जो मरी में हुआ था भूरबन, मिसाक के भूरबन, ये वो होता है। तो ये अभी तो, अच्छा अब ये इसलिए वो हालात नहीं है। अच्छा, उस वक्त तो पड़ोस में बैठे हुए थे ना, पड़ोस में बैठे हुए थे, अब जिनको अब तो 7 समंदर पार जाना पड़ता है ना, पहले तो पड़ोस में बैठे होते थे अफगानिस्तान में, तो इधर से ही आता था, यानी आप जरा तो इधर से ही कॉल टक, इधर से हामिद करज़ई आएगा तकरीब में, उसके बाद तकरीब नहीं शुरू हो रही। तो मसला ये है कि ये बड़े थोड़े अरसे के फ्लर्ट नहीं होते उसके बाद वो हालात की मुनासबत से वो जो है ना, वो फिर वो
अच्छा ये नवाज शरीफ साहब को भी इल्म है, ये जरदारी साहब को भी इल्म है। खान साहब का तो ये पहला पहला मामला था, तो उन्होंने तो जाहिर है कि उनको तो टाइम ही नहीं मिला। वो तो खान साहब, अगर मैं एक दफ़ा उनसे भी बात की थी, मैंने कहा था ये जिस तरह मुख्तलिफ शख्सियात हैं, 30 साल 40 साल सियासत में इनको हो गए, कई हुकूमतें आई, कई गिरी, एक आध उनकी हुकूमत पहले गिरती ना यंग एज में, जाहिर है वो क्रिकेटर थे, और शौकत खानम और बाकी का, वो उस वक्त एक वज़ीर आज़म बनते, गिरते, फिर दोबारा बनते, फिर सीखते, फिर गिरते, वो असल में वो एक ही वक्त में, ऐसा ज़िंदगी के भी जाहिर है कि इंसान का, तो वो बहुत सीख जाते कि उनके साथ आसपास जो लोग, कोई इधर गया, कोई आईपीपी में घुस गए, कोई कहीं आज़ाद हो गए, कोई ये हो गए, कोई वो हो गए, तो ये सारे जो जो ट्रिक्स है ना, ये चूंकि उनको आती नहीं थी खान साहब को। अच्छा, ट्रिक्स इनको आने के बावजूद ये इस वक्त जो है ना अजीब व गरीब किस्म का मलगूबा सा बना हुआ है। यानी अभी तक जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब दो आम इत्तेहादियों में इकट्ठे नजर नहीं आए, लेकिन है इत्तेहादी। ठीक है, अब जरदारी साहब को किसने नॉमिनेट किया है, नवाज शरीफ जाएं, उन्हें फ़ोन तो करें, उन्हें मुबारकबाद तो दें, जरदारी साहब आपको मुबारक हो, और उसी अंदाज में कहें मुबारक हो। तो बात यह है कि, लेकिन यह है कि बस कुछ ऐसा हो रहा है मामला कि बस इधर से उधर आ गया, कोई काकड़ साहब उधर चले गए, वो उधर से उधर आ गए, सरफराज बुगटी उधर चले गए, आज़ाद आते 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 एक खास जगह रुक गए, फिर उधर पीटीआई में ही ठहर गए, उधर रुक गए, उनके रोपोश रहनुमा आ गए बाहर आहिस्ता आहिस्ता निकल के। अब वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अच्छा ये, अच्छा वो सब जो है ना इस वक्त, अच्छा। तो ये वाली सूरत हाल में ये हुकूमत साजी हो रही है, बस सबको सब पे शक है, कौन किधर है, कौन किस वक्त किधर हो सकता है, क्या हो सकता है। और मतलब है कि अभी तो है ना, चलो बनाओ बनाओ, करो करो जल्दी, खबरदार कोई इसमें कुछ नहीं, बनाओ जल्दी जल्दी। थोड़े दिनों बाद जब ये सारा हो जाएगा ना, मामला थमेगा अपनी जगह, फिर शुरू होगा ये क्या कर रहे हैं यार, अच्छा ये कौन है, ओ अच्छा ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसके साथ तो ज्यादती होगी, वो तो कनटुट्टा है, वो कहाँ से आ गया, अच्छा वो बुलाओ यार नैब की जो आज SOPs आई हैं। अच्छा वो पहले तो नैब के लटक रहे होते थे ना वो केसेस ऊपर, अब वो 45-47 भी सबके, 45-47 भी तो सबके सर पे सबके सरों पे 45-47 और नैब, और उसमें ये भी हैं, ये जो KP गवर्नमेंट गई है पिछली, PTI वाले भी हैं सारे, PTI वालों पे इतने केसेस हैं। ये तो एक तो खान साहब का तो ये छोड़ है ना 190 का, हमें पता है, बाकी जो हैं जो उधर गए उधर गए उधर गए, वो सारे पाक साफ हो गए। नैब ने आज कितना खूबसूरत SOP जारी किए अपने, इतना दिल बाग गार्डन गार्डन हो गया। वो SOP ये है कि आपको हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, आपको हम आराम से बुलाएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे, एक सोफा होगा, ठंडी हवा के झोंके होंगे, आपके साथ बात होगी, आपको कोई आपको हरासा नहीं किया जाएगा, इन्होंने उठा के पटक के आपको ना आराम से बुला के फिर आपके सामने ऐसे, फिर पूछा जाएगा आपसे प्यारे बच्चों कीवी क्या है, कीवी एक परिंदा है, वो ऐसे करके जो है ना ये, फिर उसके बाद ये, अच्छा उधर फिर 45-47 भी कहीं घूम रहे होंगे, दाएं बाएं ट्रिब्यूनल चल रहे होंगे। तो ये जो है ये इसी तरह से आगे चलेगा मामला। इसमें जो है वो चीज़ें कोई बहुत सारे फैसले ऊपर नीचे होते रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे, और लेकिन ये है कि ये जो ओवरऑल सिस्टम बन गया है ना इस वक्त इलेक्शंस के बाद, ये चलता रहना चाहिए, उसको चलते रहना चाहिए, इसकी खराश तराश होती रहेगी। यानी जैसे मिसाल के तौर पे उधर से कोई उधर आ गए, उधर से उधर चले गए, उधर की अक्सरियत ख़त्म हो गई अचानक, मैंने आपसे कहा ना बहुत शॉर्ट टर्म, बहुत इतने शॉर्ट टर्म ये होते हैं ना। अब देखें ना खान साहब की हुकूमत आई है अगस्त में, और बकौल ख्वाजा आसिफ के हमसे 4 महीने बाद ही रब्ता हो गया था, तो मतलब बहुत, और वो जो है उनसे तो पुराने हैं ना, कई कई सालों के सिलसिले हैं ना मोहब्बतों के, तो वो तो बहुत ही, वो तो एकदम जो है ना सब। तो अब ये है कि असल इशू ये है कि अच्छा अब जो मैं कह रहा हूँ खराश तराश होती रहेगी, लेकिन ये एक सेटअप, ये इसको क्योंकि इसको इसमें जो इश्यूज है ना, अगर ये मैंने कहा इसमें खराश तराश होती रहेगी, मतलब है कि केसेस आ रहे हैं, केसेस बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन इसको चलना इसलिए चाहिए क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर ये सेटअप जिस शक्ल में भी है ना,
तराश खराश होती रहेगी, ये मैं बता दूँ। नैब चेके चलते रहेंगे, ये हो गया, कोई खाली हो गई सीट, दूसरा आ गया, ये हो गए। लेकिन इसको चलना इसलिए चाहिए क्योंकि जो मईशत है ना आपकी, वो है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। मतलब ये इस तरह से होगा और होना चाहिए मेरा ख्याल है, और होगा यकीनन, कि जो माशी फैसले हैं, वो जो पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है उसके नतीजे में माशी फैसले मुतासिर ना हो। मतलब आपकी IMF के साथ क्या बात हो रही है, आपके दोस्त ममालिक से क्या मामला हो रहे हैं, ये इशू है ना आपका। बाकी वो तो इधर के वजारत वो रुकनीत ख़त्म हो गई, उसके ज़्यादा हो गई तादाद। पता है ऐसा भी हो सकता है कि PTI की तादाद ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो तो जो दो जमातें हैं तो उनसे आगे पीछे वो, ये भी हो सकता है कि उन्हें मखसूस सीटें ना मिले। मतलब हर पॉसिबिलिटी, उधर से कुछ कम हो जाए, इधर से कुछ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ले, आगे पीछे चलता रहेगा मामला। लेकिन असल बात ये, क्योंकि ये है लॉन्ग टर्म इशू मईशत। अच्छा, मईशत के साथ फिर वो एक ऊपर होता रहेगा असेंबली में, आगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, इधर उधर सारा होता रहेगा। लेकिन असल मामला ये है कि उसके नतीजे में सोशल अनरेस्ट नहीं पैदा होना चाहिए, शाहराहें बंद नहीं होनी चाहिए मुल्क की, आपकी गरीबों के ऊपर बोझ नहीं डलना चाहिए। IMF के साथ पहली जो, यानी जहाँ पे ये मामला ख़त्म हुआ था डार साहब के साथ, जहाँ पे जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी गए थे, और तो ये था कि एलीट जो है, ये एलीट कैप्चर, तो नीचे जो गरीब गुरबा हैं उनके ऊपर बोझ कम, सरकारी खराजात कम। और ये ऐसा नहीं कि ख़बरें आने लग जाएं कि जी नए नए वज़ीर आए तो उन्होंने कहा नई गाड़ियाँ लाओ। भाई हम तो 4 महीने हुई, तो ये तो बीच में निगरान चला के चले गए, गाड़ियाँ नहीं, खर्चे वर्चे कम। और मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को ये अब, क्योंकि इसमें मतलब है कि सूरत हाल डिफरेंट है, वो 16 जमातें नहीं है ना साथ, तो चूँकि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है तो छोटी अच्छी कैबिनेट बनेगी मेरा ख्याल है। ठीक है, एक दो शख्सियात मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी के वो ज़रा इसमें शामिल होते हैं कि नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि अब इत्तेहादी हुकूमत है, वो बड़ा अच्छा काम कर गए। मिसाल के तौर पे हिना रब्बानी खर साहबा अच्छा काम कर गए, लेकिन वो मेरे ख्याल से सीट नहीं जीत सकी। हो सकता है सेनेट में आ जाएं, वो अच्छा काम कर गई। शहरी रहमान साहब क्लाइमेट पे अच्छा काम कर गई थी। तो ये है कि अब, लेकिन अपोजिशन जो है, यानी जो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो इसको हल्का ना लें। ये जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिन्होंने सुन्नी, इनकी बहुत बड़ी तादाद है, ठीक है ना, और बहुत बड़ी तादाद है। और वो जो तादाद है, आप देखें ना कि मुस्लिम लीग नून 84 और वो 81, 84 और 81 पे, यानी आज़ाद अरकान मिला के। तो बात यह है कि वरना वो 75 थे और ये 90 थे, तो इनके 9 टूट के, यानी ये बड़ा अजीब मामला है। तो ये जो हैं, अब मखसूस सीटें आ जाती हैं तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, मखसूस सीटें नहीं आती तो एक और शोर शराबा होता रहेगा अंदर कि भाई क्या किया इलेक्शन कमीशन ने, और ये वो सारा प्री पोल, पोस्ट पोल। तो इससे अब मेरा ख्याल है कि इसको ज़रा संभाल के, इसको जो है ना, एक सिस्टम को एक शक्ल दे के आगे बढ़ाया जाएगा, और इसकी ट्रिमिंग होगी कि भाई ये जो भी कुछ हुआ है, ये जैसे तैसे आपड़ धापड़ में हो गया ना सर, आहिस्ता आहिस्ता मईशत, सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट ना पैदा हो। जितना मर्जी एहतजाज करें, जो मर्जी, ये ध्यान में रखें। ये कराची में बहुत एहतजाज हुआ है, सड़कें बंद थीं, सब कुछ था, और धांधली हुई है, उनका कहना है हुई है। इसमें यानी शर्माने की क्या बात है कि धांधली नहीं हुई। मतलब कि पहली दफ़ा हुई है, इस दफ़ा ज़्यादा हो गई, ये कम हो गई, ये बात का मसला है। लेकिन इसमें एहतजाज में जो सड़कें बंद होती हैं ना, तो उसमें उन लोगों का क्या कसूर है जिनकी गाड़ियां फंस जाती हैं, जो शाहराहें बंद होती हैं। ये गुजारिश है बस हमारे अपने अकाबरीन से कि कोई ऐसा तरीका निकालें एहतजाज का कि अगर आप धरना देंगे लोगों के, या सड़क बंद कर देंगे, एम्बुलेंसें फंस गई हैं, वो जाहिर है उनको भी और कोई मतलब है कि इसके अलावा कोई हल नज़र नहीं आता। लेकिन ये अच्छा, उसमें पुलिस के एहलकारों की भी क्या गलती है, उनकी भी ड्यूटियां लग रही हैं उस पर, फिर अजीब। तो मेरा ख्याल है कि कोई एहतजाज का कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिसमें अवाम के लिए मसाइल ना खड़े हों। अब ये तो बड़ी सी बात, शारा फैसल बंद, लेकिन उस शारा फैसल बंद होने से जो हमारी एलीट है उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो गाड़ियां फंसी हुई, शाहराहें बंद,
बलूचिस्तान की, तो फ़र्क किसको पड़ेगा? धरना जारी, अच्छा एहतजाज कर रहे हैं वो, लेकिन ये कि होता है ना 4 रोज से जी बलूचिस्तान बंद पड़ा है, कहने में बड़ी अच्छी बात लगती है। इसका असर आपकी मईशत, इसका बोझ कौन उठाएगा आगे जाके? इसका बोझ तो पब्लिक उठाएगी, वो एलिट तो सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। तो बराह करम ये गुजारिश है कि सड़कें ना बंद करें, इनको ऐसा तरीका करें, एहतजाज करें, सड़कें ना बंद करें, शाहराहें ना बंद करें, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि माशी हालात ऐसे हैं नहीं कि एहतजाज इस तरह से हो। कोई और पुरअसर, जिसका असर भी हो, वो तरीका निकालें, लेकिन सड़कें और मुल्क बंद करने से नतीजा ये होता है कि उसमें मईशत आपकी पहले बैठी हुई है, तो वो जनाब पता चला कि वो जो जिसने चीज़ महंगी बेचनी है वो कहेगा भाई ये तो, और वो सही भी कहेगा, शायद वो कहेगा कि भाई मैं तो 5 दिन के सड़कें बंद थी या तो शाहराहें बंद थी सारी। तो ये इस तरह से करते कराते आगे ट्रिमिंग करते 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 करते, लेकिन जो आखिरी रिजल्ट्स आए हैं वो बड़े मेरे लिए हैरान कुन है, जो हतमी इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट्स दिए हैं। और ये बात भी काबिल गौर है कि आज़ाद अरकान बहुत जाते जाते मुस्लिम लीग नून में अचानक रुक गए। तहरीक इंसाफ में अडयाला जेल पे नज़र रखें, अडयाला जेल पे नज़र रखें, जब वो कहता था शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखें, वो नहीं रखते थे। क्या हुआ? अडयाला जेल पे नज़र, देखिए जाते थे रुक गए ना, एक ख़ास तादाद में अरकान रुक गए। तो ये पार्लियामेंट के अंदर जो है ना, ये चलता रहेगा सिलसिला, इत्तेहाद ऊपर नीचे। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं, सारा जो मामला है वो ये है कि वो सारा अब डिपेंड करता है शहबाज शरीफ साहब की काबीना पे। मेरा ख्याल है काबीना उनकी छोटी होगी, क्योंकि अब वो 16 जमातों वाला खेल तो है नहीं। काबीना वो छोटी रखें, और वो जो वो आज नवाज शरीफ साहब ने जैसे किया ना, मतलब है कि वो अपने काम पे तो जो ज़रा ज़्यादा दे हुकूमत, तो मेरा ख्याल है वो तलखी कम होगी। नवाज शरीफ साहब ने आज बिल्कुल टेम्परेचर डाउन कर दिया पॉलिटिक्स का। अब वो अपना काम के ऊपर जो है ना, वो यानी ये मईशत है, ये माशी पॉलिसी है, ये गवर्नेंस है, ये सेहत है, ये ऐसे ऐसे, तो वो उस तरफ वो आगे बढ़ें। और अगर वो मुस्तकिल फंसे रहेंगे, जैसे पिछले कई महीनों से इस वक्त कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई एक बयान, कोई एक जुमला ऐसा नहीं अदा होता जिसमें तहरीक इंसाफ का या उनका जिक्र ना हो, पॉलिसी के साथ अपने आगे बढ़ें, तो वो आपको गवर्नेंस आपकी बेहतर नजर आएगी सबको। ठीक है, बजाय इसके कि आप बैकट्रैक हो जाए। ये भी तो है ना कि उधर से जी जवाब नहीं दिया, तो जवाब देना ज़रूरी है, हर बात का जवाब देना, हर बात पे हर मियाँ साहब खुद क्रिकेटर हैं, ठीक है ना, क्रिकेट में रहे हैं, तो हर बॉल को खेलना ज़रूरी नहीं होता। आप जैसे आज हुआ तो इसको टेम्परेचर को नीचे लाएं सब ज़रा थोड़ा सा, और मईशत सिक्योरिटी को देखे आगे बढ़े। खराश तराश होती रहेगी। और ये पड़े हैं नैब, सोफे वाली नैब, कोल्ड ड्रिंक्स वाली, अफ्तारी भी हो सकता है, सेहरी भी हो सकती है वहाँ पे, SOP नए बड़े अच्छे हैं, जाती नहीं होगी, ठीक है। और 45-47 की तलवार लड़कती रही चारों तरफ, और ये मामला आगे चलते रहे। ये उस वक्त तक मैंने कहा ना, ये जो मैंने कहा कि फ्लर्ट से होते हैं, थोड़े अरसे के बाद अचानक शुरू हो जाता है। ये सारा डिपेंड करता है कि गवर्नेंस कैसी रहती है, और तहरीक इंसाफ के साथ आपकी वर्किंग रिलेशनशिप कैसी होती है, ठीक है। क्योंकि जो हतमी इस तमाम आखिरी रिजल्ट आए हैं वो कोई बड़े इनकरेजिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें इशू ये है कि एक तो ये हो गया, दूसरा अब आए कि ज़रा अब बाकी दबाव क्या हैं। बाकी दबाव ये है कि गज़ा के ऊपर जंग बंदी, गज़ा से जियो पॉलिटिक्स दुनिया भर की जन्म ले रही है। पेरिस में ये सारे पहुंचे थे, ठीक है, और पेरिस में जो है वो मोसाद के सरबरा, शिन बेत के सरबरा, कतर के वज़ीर आज़म, CIA के डायरेक्टर, वहाँ प्रोग्रेस हुई है। और एक नया खाका, वो पुराना जो मुसव्वदा उसमें से एक नया खाका बना है, और वो जो खाका है उसको लेके मोसाद और शिन बेत के सरबरा वापस तल अवीव पहुँच गए। कतर से और काहिरा के जो इंटेलिजेंस चीफ और कतर के जो वज़ीर आज़म वो हमास से बात करने चले गए हैं। उसमें जनाब बुनियादी खदोखाल वाज़े हो गए काफ़ी हद तक, और वो ये है कि 6 हफ्ते की जंग बंदी फ़ौरन रमज़ान से पहले जल्दी 6 हफ्ते की नज़रबंदी, 40 गालिबन वो यरगमाली छोड़ेंगे, और यहाँ से सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनी रहा होंगे, और उसके बाद इस दौरान बात आगे बढ़ेगी। लेकिन वो जो नेतन्याहू का प्लान था उसको अमेरिका ने बुरी तरह से उसको मुस्तरद कर दिया,
और ब्यूनस आयरस में, ब्यूनस आयरस जो है ये अर्जेंटीना का अर्जेंटीना का दौरा होता है, वहाँ पे अर्जेंटीना पहुँचे हुए हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन, और अर्जेंटीना पहुँचे हुए हैं। लेकिन अर्जेंटीना में वक्फे में 1 मिनट में लेता हूँ। अर्जेंटीना के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं ना वहाँ पे, जेवियर मिलाई। अब जेवियर मिलाई जो हैं ये भी एक बागो बहार शख्सियत है, जेवियर मिलाई। और ये बागो बहार शख्सियत इसलिए है कि ये वहाँ पर आए, ये भी कुछ अर्से पहले जीते थे इलेक्शन अर्जेंटीना का, और अर्जेंटीना में इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने 2-3 काम किए। एक तो इन्होंने कहा कि मैं सारी मुल्क की इकॉनमी को जोड़ रहा हूँ उसके साथ, अमेरिकन डॉलर के साथ। दूसरा इन्होंने कहा कि वहाँ पे हंगामे हो रहे हैं, मार कुटाई हो रही है, सड़कों पे मुजाहरे हो रहे हैं, तो वहाँ पे सेक्रेटरी ब्लिंकन पहले ब्राज़ील में G20 अटेंड की, फिर वो आ गए इनसे मिलने के लिए, यहाँ पे इनसे मुलाकात हुई। और मुलाकात हुई, इन्होंने कहा मैं ब्रिक्स से निकल रहा हूँ, इन्होंने कहा ना अमेरिका के साथ अपनी इकॉनमी को कर रहा हूँ। उसके बाद अच्छा मामला हुआ, उसके बाद सेक्रेटरी ब्लिंकन वाशिंगटन चले गए, थोड़ी देर बाद ये भी वाशिंगटन चले गए। लेकिन ये वाशिंगटन क्यों गए, यानी अर्जेंटीना के सदर ये वाशिंगटन इसलिए गए कि वहाँ पे कंजर्वेटिव जो अलायंस है दुनिया भर का, जो पार्टीज हैं, उनका एक कन्वेंशन हो रहा है 21 तारीख से, आज उसका आखिरी दिन है। और ये ब्लिंकन से मिलने के बाद वहां जाएंगे और वहां उनकी मुलाकात होगी किससे, ट्रंप से। यानी ये ट्रंप की मुलाकात के लिए अर्जेंटीना के सदर वाशिंगटन गए हैं, ब्लिंकन इनसे मिले। अर्जेंटीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां पे लिथियम के बड़े ज़खायर हैं, ठीक है ना, उनकी मईशत बैठ गई है, 250% इन्फ्लेशन बढ़ गई है, बिल्कुल अजीब हो गई। लेकिन मसला ये है कि ब्लिंकन से मिले और ब्लिंकन अलग गए हैं बाइडेन, और ये ट्रंप के हामी हैं और कहते हैं कि फ्रॉड नहीं हुआ, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, सॉरी 2020 के इलेक्शन में। असल में ट्रंप है और ट्रंप आएगा दोबारा। तो बाइडेन से नहीं मिलेंगे, ट्रंप से मिलके उसकी रैली से खिताब करके, वहां लिज ट्रस भी पहुंची हुई है, बरतानिया की साबिक जो वज़ीर आज़म, और भी जो दाएं बाजू के जो कंजर्वेटिव। तो अब ये अजीब मामला है कि वो वाशिंगटन 2 अलग अलग जहाज़ों में गए हैं लोग, और लेकिन वहाँ पे जो प्रेसिडेंट जो सेक्रेटरी बाइडेन ने बात की है गजा के हवाले से, उन्होंने कहा कि एक तो ये प्लान मुस्तरद की है, और साथ ही उन्होंने कहा कि मामला आगे बढ़े। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है सारी, अजर वफा ने, अब फिर आते हैं पाकिस्तान की सियासत, घूमते घामते दुनिया से। ठीक है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि अब भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है सीटों का, बहुत ट्रिकी नंबर्स हैं। ये इलेक्शन जैसा भी हुआ है, इसके रिजल्ट सब खुश हैं, सब नाखुश हैं, जो भी हो रहे हैं, बहुत इंतहाई ट्रिकी नंबर्स हैं। आप ये देखें ना कि मुस्लिम लीग नून की 75 सीटें हैं जी, जनरल सीटें जिन पे वो जीते हैं। इलेक्शन का जो फाइनल रिजल्ट है उसके मुताबिक उनकी 75 जनरल सीटें हैं, और इनकी जो सीटें हैं वो थी 90, सुन्नी इत्तेहाद तहरीक की थी 90। 9 लोग उधर गए, 9 आज़ाद उधर गए, तो उनकी 75 से हो गई 84। 9 गए, 9 से ज़्यादा नहीं गए, इतने ज़्यादा ये भी नहीं गए, बहुत ज़्यादा, बस काफ़ी है। उधर चले गए तो उनकी 84 हो गई, ठीक है। और 84 के बाद उनको 20 ख़वातीन की 4 अक्सरियत, ये सारी मिलकर तो उनकी 108 हो गई। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ कोई आज़ाद नहीं गया, आज़ाद गया नहीं, बस वो आ गए अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो उनको, अच्छा तो लेकिन उनकी 68 हो गई सारी। असल में उनकी जो सीटें थी वो थी, यानी ये खुसूसी सीटों से पहले 54 जी। मैं ये बात कह रहा हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस रिजल्ट के बावजूद उनकी 90 थी, तो ये अच्छा फ़र्ज़ करें, अच्छा अब हो गई ना 176 हो गई, नहीं सादा अक्सरियत से थोड़ी सी ज़्यादा। ये 9 अरकान अगर ना जा रहे होते तो दोनों पार्टियां मिलकर भी सादा अक्सरियत नहीं बन रही थी। तो ये 9 अरकान, 9 का जो हिस्सा है ना, इसने सादा अक्सरियत वाली चीज़ अचीव कर ली। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर अब इनको देखें ना, उनको 84 सीट्स पे मुस्लिम लीग नून को मिली हैं 20 ख़वातीन की सीटें, और उनको मिली हैं 4। अच्छा, पीपल्स पार्टी को 54 सीटें उनकी थी, तो उनको मिली हैं ख़वातीन की 12 और ये 2, तो फिर उनकी तादाद जो है वो 68 हो गई है।
अच्छा, अब देखना ये है कि ये 81 अरकान है जी। तो उनको अगर 20 मिली है खवातीन की तो इनकी 18 तो मिलेंगी ना, 18-19 तो मिलेंगी अगर फैसला इनके हक में आ जाता है। जी। तो ये 18-19 ये होंगी, अकलियत ये होंगी, जो मिला के तो ये वो अगर 108 पे गए हैं तो ये कहीं 100 से तो ऊपर ही है ना, जी। हर हाल में 100 से ऊपर है। जी। अगर ये सीटें आ गई तो ये 100 से ऊपर है। तो देखना ही, तो मैं आपसे सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये बड़े ट्रिकी नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये बड़े ट्रिकी नंबर्स हैं। और इसीलिए मुस्लिम लीग नून का जो कहना है कि हमारे साथ भी गड़बड़ हुई है, उनके लोग भी तो कह रहे हैं ना हमारे साथ गड़बड़ हुई है। तो ये आप नंबर्स देखें ना, तो इन नंबर्स में मुस्लिम लीग नून जो है वो ये आज़ाद अरकान के बगैर वो 75 थी सीट्स उनकी, और इनकी 90 थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 90 थी, तहरीक इंसाफ की यानी। तो 9 ने जाके वहां 84 किया है, और 84 होने के बाद वो 84 हो गई है, 81 है अभी भी, 84-81। तो पीपल्स पार्टी साथ मिली है जाके। मैंने कहा ना, बहुत ही ट्रिकी नंबर है, बहुत ट्रिकी नंबर्स हैं। अब मसला ये है कि वो इसमें इस बात को यकीनी बनाए कि दोनों साथ चलें, क्योंकि दोनों हर हाल में साथ चलें, तमाम हर सूरत साथ चलें। क्योंकि जहां मतलब ये है ही नहीं ना कि वो खुद कह रहे हैं ना, मतलब जहां कर हुआ कोई तो पीपल्स पार्टी साइड, ये साइड जरदारी साहब हमारे साथ मतलब वो इतना, मैंने कहा ना हमसे, इतना ट्रिकी है मामला। तो इसीलिए ये बात भी चल रही है कि जी पहले ही उसमें पीपल्स पार्टी भी वजारतों में शामिल हो जाए। अभी तक पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी शायद नहीं, कुछ कह रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ सूरत हाल चेंज हो रही है कि पीपल्स पार्टी को भी वही कहा जाए, क्योंकि साथ बैठे ना आके, ताकि कोई ऊपर नीचे हो तो भाई वो भी फिर, तो बहरहाल ये भी एक मुमकिन है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नंबर्स में बहुत डिफरेंस नहीं है। 2 साल मुकम्मल हो गए यूक्रेन जंग को। अच्छा, यूक्रेन जंग को 2 साल मुकम्मल हो गए, और यहाँ पे यूक्रेन में कीव में आज कनाडा के पीएम और इटालियन प्राइम मिनिस्टर, बेल्जियम, बाकी यूरोप के और G7 के इजलास से प्रेसिडेंट बाइडेन खिताब करेंगे। और ये जो यूरोप के ऊपर बयान दिया ना ट्रंप ने, ये इस ट्रंप के बयान ने यूरोप को चाइना की तरफ, चाइना इससे फ़ायदा उठाएगा, चाइना इससे फ़ायदा उठाएगा कि भाई एक मिनट ठहर जाए, देखें ना ये आप, हम नेटो में हैं, आप तो नेटो का हमसे क्या ताल्लुक है, आप ताइवान से क्या ताल्लुक है, ये तो सरजंग का है, तो चाइना इससे फ़ायदा उठाएगा। और उसको बड़ा, क्योंकि देखें ना, नेटो के मुल्क जो हैं वो भी कहते हैं कि भाई रशिया से आप नहीं मसला कर रहे, तो चीन के चाइना के साथ हमें क्या ज़रूरत है, मसला हमारा क्या मसला है यूरोप का और चाइना का, ना हमारे बॉर्डर लग रहे हैं ना हमारे कुछ हो रहा है, तो वो इससे चाइना अल्टीमेट फ़ायदा उठाएगा, ये ट्रंप के बयान से। और दूसरी बात ये है कि ये अच्छा, हुतीज़ ने जो जहाज़ डैमेज किया था, ये बताना बहुत ज़रूरी है। वो जो जहाज़ जिसको खींचते हुए ले जा रहे थे जिबूती, तो वो जो जहाज़ डूब रहा था रुबेमार, ये रुबेमार को लेके तो जा रहे हैं, 18 मील तक तेल फैल गया, ऑयल का जो लीकेज है इस पे। वैसे फर्टिलाइजर्स थे इसके ऊपर, 41,000 टन फर्टिलाइजर्स थे, लेकिन ये जहाज़ जब डूबा है तो उसके नतीजे में इसका ऑयल जो खींचते हुए लेके जा रहे हैं, तो 18 मील तक, ये देख रहे हैं पीछे ऑयल, ये पानी है और पानी में ऑयल की आपको एक लकीर बड़ी, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये जो ऑयल का जो लीकेज और जो स्पिल है ना, ये बड़ा सबके, ये यानी ये नहीं कि ये एक तो ज़ाहिर है कि जो समुद्री मखलूक है वो तो उसके लिए है, दूसरा ये मसला ये है कि यहाँ पे डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं। ये जो रेड सी है, सऊदी अरेबिया, एरिट्रिया, कई मुल्कों ने अपने डीसैलिनेशन प्लांट्स लगा रखे हैं ये समंदर के पानी को साफ़ करने के लिए। तो ये एक तो ऑयल वैसे ही उसमें आग लग जाए, कुछ हो जाए, वो अपनी जगह ख़तरा होता है। दूसरा ये है कि वहाँ पर चूँकि दूसरे किसी जहाज़ को आने की ज़रूरत, इजाज़त नहीं है। अब यमन की हुकूमत कह रही है कि उसको, क्योंकि पानी तो उनके भी तो लोग पी रहे हैं ना, जो वहाँ पे बहुत गुर्बत, बहुत अफलास, आना जंगी। अब ये है कि वो इस ऑयल को कौन आके, यानी ये बहुत एक डैमेज यानी मामला है कि मतलब डैमेजिंग सबके लिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर मसला, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट हैजर्ड्स हैं, फिर उसके बाद
ये ज़ाहिर है कि ऑयल है, और एक तो वो इशू है ना कि जो शिपिंग और कीमतें और वो सारा वो जो मसला चल ही रहा है, लेकिन ये जो ऑयल का लीकेज है ये एक नया डिज़ास्टर है। तो ये जो है इसकी सीज़फायर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपसे कहा ना कि इसको जितनी जल्दी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना सेक्रेटरी बाइडेन ने वहाँ पे अर्जेंटीना में, तो वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर, ये 7 स्लाइड अगर दिखाएं ना, तो डियाना मोंदिनो के साथ उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यानी वाशिंगटन जाने से पहले ये G20 समिट ब्राज़ील के अटेंड करके फिर यहाँ आ गए थे लैटिन अमेरिका में। तो वहाँ जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर उसकी वर्डिंग देखें ये डिपार्टमेंट स्टेट की, तो उसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जी मुझे पसंद नहीं आया गज़ा का जो पोस्ट वॉर प्लान है, उन्होंने कहा नज़रअंदाज किया। ये नेतन्याहू ने कल जो उन्होंने कहा हाँ वो देखा है मैंने, लेकिन ये कि हम इसको जो है ये गज़ा के अंदर जो है ये टेररिज्म नहीं होना चाहिए, और काफ़ी मंथ्स हो गए और हम देखते हैं और ये मर्जेज और ये वो क्या सूरत हाल, क्योंकि उनको ज़ाहिर है पेरिस से इतला आ रही होगी मुसलसल कि पेरिस में प्रोग्रेस हुई है, खाका बन गया। अब मेरा ख्याल है कि रमज़ान सर पे खड़ा है, इस दौरान 100 फ़लस्तीनी मज़ीद 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी 24 घंटों में शहीद हो गए। नेतन्याहू नहीं रुक रहा। उनका ये कि जंगबंदी से पहले अब, और अमेरिका के लिए भी अब समझाना पड़ा। मैंने कहा ना अब वो बिल्कुल वो टाइम आ गया, फ़ोन उठा के कहें मतलब गेट लॉस्ट, फ़ौरन 1 घंटे के अंदर जो है ना बंदूकें रखो अपनी। और उधर हमास तो तैयार है, हमास तो तैयार बैठी, हमास तो उनके लोग तो इस वक्त आप देखें कि अगर आज जंग रुकती है तो 11,000 लोग फिर भी अपनी जाने दे देंगे, इतना ख़तरनाक मामला है। तो मसला ये है कि और कैसे रोका हुआ आप देखें, इसको उन्होंने फैलने नहीं दिया जंग को। अमेरिकन का भी रोल है, अरब मुल्कों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत उन्होंने जंग को नहीं फैलने दिया। ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, सीरिया, लेबनान, हिजबुल्ला, उन्होंने जंग को एक लेवल पर रखा है। इवन हुतीज उन्होंने इसको एक अलाव को नहीं, इतनी जाने देने के बावजूद कि भाई डिप्लोमेसी किसी तरह कामयाब हो। और लेकिन अब जो मामला है ना, कभी वो इजिप्ट को आंखें दिखा रहा है नेतन्याहू, कभी लेबनान के मत्थे लगा हुआ है, कभी ईरान, कभी सऊदी अरेबिया को, तो बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया यूएई बीच में वो तैयार बैठे। $500 बिलियन अगर आज जंग बंद हो जाए तो यूक्रेन को दोबारा बनाने के लिए 500 बिलियन $500 बिलियन चाहिए। ये यूक्रेन का एस्टिमेट है डैमेज का, अभी तक जो नुकसान हो चुका है। बाकी जो इंसानी जाने गई वो अलग है। और 6 मिलियन रेफ्यूजीज हैं जो यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप और दीगर मुल्कों की तरफ गए हैं। 6 मिलियन रेफ्यूजीज रजिस्टर्ड। अब मसला ये इंसानी जाने, चूँकि क्लेम दोनों तरफ से दूसरा हो रहा है, यूक्रेन नेटो कुछ कह रहा है, यूक्रेन के अपने लोग उसको बढ़ा, रशिया ज़्यादा कह रहा है हमने मार दिए, हमारे लोग ही नहीं मारे, हद डैमेज सब कुछ हुआ है। लेकिन आप देखें कि ये लाहासिल जंगें जो हैं, क्या हासिल है, क्या वहाँ फ़लस्तीनी शहीद हो गए उधर, हाँ फ़लस्तीनी रियासत उनको मिल गई और मिल जाएगी इंशाल्लाह। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट, और जिसमें बहुत सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ईरान, किसी आपस में सबके जो मसा, टर्की, ओहो, और बाकी दुनिया, यूरोप, इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका, रशिया, चाइना, जो इन्होंने इस वक्त दुनिया खड़ी हुई है साथ, खुद अमेरिका के अंदर, अमेरिकन पब्लिक, रशिया, यूरोप और बरतानिया के जिस तरह खड़े होते, यहाँ तक नेतन्याहू को दे आए कि नेतन्याहू साहब जो हैं वो ख़त्म हो गया, वहाँ से वापस आए, 24-48 घंटों में दिखाएंगे, वॉर कैबिनेट अप्रूव करेगी, वापस जाएंगे, सीज़फायर का ऐलान होगा। अल्लाह करे कि अब यहाँ पे कोई मज़ीद रुकावट ना आए, क्योंकि अब इसकी दुनिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और ये जो मामला है, हुतीज़ ने अपनी पावर यहाँ पे दिखाई है, उसके क्या आगे असरात होते हैं उसके बाद में बात करेंगे। हुतीज़ एक नई पावर सेंटर बन के इमर्ज हो गए इस पूरे रीजन में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।